5 मिनट देर से आए हो। काम हो गया? वो बिल्ली लाए हो? पैसे कहाँ हैं? पैसे वो मैं नीचे गाड़ी में छोड़ आया हूँ। गाड़ी में क्यों? मैं अपनी जान पर खेलकर बिल्ली लाया और तुम? 25 करोड़ का मामला है। कोई बीच में आ गया तो भागना पड़ेगा पैसे छोड़कर, इसीलिए नीचे गाड़ी में छोड़ आया। अब टाइम वेस्ट मत करो, वो बिल्ली जल्दी से मुझे दो। वो है ना इसमें? नहीं निकला तो तुम लोग मुझे छोड़ोगे क्या? मुझे पैसे दे दो। चलो मैं सीढ़ियों से नीचे चलता हूँ, देखता हूँ कोई तुम्हारे पीछे तो नहीं आया है। तुम दूसरे रास्ते से आ जाओ। दूसरा रास्ता कहाँ है? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो! ये तो कहाँ है? छोड़ो मुझे, छोड़ो! हाँ, बिल्ली मुझे मिल गई है, मगर मैं जैसे ही पैसे देने जा रहा था ऊपर से कूद गया बेचारा। मेरे सामने लेटा है, भगवान से बातें कर रहा है। हाँ, कल सुबह 11 बजे बिल्ली मुझसे ले लेना। हाँ, पल्लवी, कोलाबा, 11 बजे। ओके, मैं अभी खिसक रहा हूं यहां से। सर मैं प्रभात सर मैंने आपको धोखा दिया है सर मैंने ZA-27 रॉकेट की फाइल की फोटोकॉपी भेज दी सर मैं मरने वाला हूं सर। उन्होंने मुझे मार दिया। मैं फाटक रोड पे सर पल्लवी कल 11 बजे कोलाबा। बस आइए साहब लाश वहां पड़ी थी साहब। तुम्हारे यहाँ रहते लाश कैसे आ गई? साहब मैं यहाँ का वॉचमैन नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी सामने की बिल्डिंग में साहब, और इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं साहब, खाली पड़ी साहब। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? साहब मुझे एक चीख सुनाई पड़ी और फिर मैं साहब ये लाश लाश यही थी साहब। लाश नहीं साहब। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब मैं सच कह रहा हूँ, लाश नहीं है वहाँ पर। सच में तुमने लाश ही देखी थी या कुछ और देखा था? साहब लाश ही थी वो। हो सकता है चीखने की आवाज सुनी होगी और तुम्हें लगा कोई मर गया और तुम निकल पड़े पुलिस को बुलाने के लिए। नहीं साहब मैं लाश देखकर ही भागा था, वो लाश ही थी साहब। अगर लाश यही थी तो लाश ने कुछ न कुछ निशान तो जरूर छोड़ा होगा। लाश अपने आप उठ के तो नहीं जा सकती ना? नहीं साहब। मगर लाश उठाई तो जा सकती है। सर? हाँ आशा, सर ये देखिए। खून ताजा है। हाँ। एक ही जगह क्यों गिरा है और इतना थोड़ा सा? मतलब घाव से नहीं निकला है? अगर बिना घाव के कैसे मरा? कहीं ये ऊपर से गिर के तो नहीं मरा? तो फिर अंदरूनी चोट से मरा होगा। मगर लाश कहाँ है?
पहले लाश ढूंढो फिर तहकीकात शुरू करो। ये एसीपी साहब होंगे घर पे इस वक्त? हाँ सर, आज डॉक्टर सालूम के जाने वाले थे उनके यहाँ खाना खाने के लिए। ये लो सर, एट योर सर्विस। भाई साहब, मुझे आप ये भिंडी खिलाने वाले हैं क्या? हाँ, क्यों? ओह गॉड। अरे यार बैठो सालों के, यार इतनी जबरदस्त बनी है, जरा खा के तो देखो। नो ऑयल, बिना तेल के, खा के तो बिना देखो। तेल के और बिना स्वाद के। अरे यार, कमाल। भाई साहब, आपको मुबारक हो आपके भिंडी बिना तेल के। सालू अरे के- मैं अच्छा भला अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था खाना खाने के लिए। एक तो आपने मुझे फोन करके बुला लिया, सालू के यहाँ आ जा, मैं तुझे बढ़िया खाना खिलाता हूँ, राजमा खिलाता हूँ, मलाई पनीर खिलाता हूँ। और खिला क्या रहे? भिंडी बिना तेल। मुझे नहीं खानी, आई एम सॉरी। अरे भैया ये हेल्थ फूड है, आजकल कैलोरीज का जमाना है, हार्ट अटैक नहीं हो सकता ये खाना खाने से। अरे पर हो जाने दीजिए ना मुझे। अरे नहीं नो यार। प्रॉब्लम। नहीं सर, अरे यार, आपका हेल्थ फूड आप खाइए, आपको मुबारक। मुझे नहीं खाना, थैंक यू, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चीट किया मुझे, और मैं इसका बदला लूंगा। ओके? नहीं 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 यार, मेरे दोस्त ऐसे भूखे पेट मत जा। तेरी इतने प्यार से खाना बना, रात के 12:30 बजे। हेलो एसीपी प्रद्युमनिया। हाँ दया, कहाँ पे? लंबी चीख। हो सकता है किसी ने ऊपर से फेंका। एक काम करो, टेरेस अच्छी तरह से चेक करो एंड कीप मी पोस्टेड। या ओके। दया का फोन था। खून हुआ है मगर लाश गायब है। ओ यार छोड़ो यार लाश, बस चलो खाना खाते। नहीं बैठ। नहीं ए, यार नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूं। सालू के यार, ये भी कोई बात। लीजिए, रात को 12:30 बजे पहले टेलीफोन और फिर डोरबेल। भाई साहब, अब ये भिंडी विदाउट ऑयल आप भी नहीं खा सकते। क्या है साहब ये लोग साहब? मैं सुवर्णा, पहचाना मुझे? सुवर्ण? हाँ, वो दिल्ली के एसीपी है ना मिस्टर माथुर, मैं उनका दोस्त हूँ। याद है हम उनके बेटे की शादी में मिले थे? यस यस यस, सुवर्ण। तुम्हारा स्टील का बिजनेस है? हाँ, स्टील का। ये मेरी बेटी है अंजू। नमस्ते। नमस्ते। तुम जाओ ड्यूटी पर। अरे इतनी रात गए। एनीवे कम इन साइड, कम प्लीज। Thank you. ओके सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बैठो ना, कम। हाँ तो सुवर्ण, मुंबई में कैसे आना हुआ? वो अंजू की शादी के कार्ड बांटने आया था, सोचा था अपने दोस्तों को खुद जाकर इनविटेशन दे दूं, मगर 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 क्या? मगर मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। क्या हुआ? वो ऐन वक्त पे अंजू का मंगेतर राजपाल कहीं भाग गया। ओह, अच्छा। देखता कि ये रिश्ता तय हुआ था। हाँ साहब, बिल्कुल। अब देखिए ना, कुछ ही दिनों में शादी है और राजपाल का कहीं पता नहीं। वो हमारे साथ ही आया था। ये राजपाल शादी के लिए राजी था ना? पहले तो राजी था सर, लेकिन बाद में मन बदल गया हो तो पता नहीं। एसीपी साहब, आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, हमें एक बात पता है कि वो कल सुबह कुलाबा में किसी लड़की पल्लवी से 11 बजे मिलने वाला है। कांस्टेबल, ये कार किसकी है? ये जो लोग अंदर गए हैं उनकी है साहब। सर वो लोग जब वापस लौटेंगे तब आप उनके साथ चले जाइए हाईवे तक, मतलब उधर से आपको रिक्शा और टैक्सी दोनों मिल जाएंगे। आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है। तुम एक काम करो, आसपास देख लो, अगर टैक्सी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यही करेंगे। ठीक है साहब, लेकिन साहब आप यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं। अरे भाई बोल रहा हूँ ना, नहीं जाऊंगा। लाओ तुम्हारी गन दे दो मुझे। नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है, मैं देख के आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं जम जाता हूँ यहीं। जी साहब।
लेकिन आपके पास ना उस आदमी का कोई फोटो है, ना उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार का पता, और पता नहीं आपको यह कैसे मालूम पड़ा कि वो किसी पल्लवी नाम की लड़की को कल 11 बजे कुलाबा में मिलने वाला है। Excuse me. हेलो। ओ, अच्छा, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, देखता हूं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन कल आप 11 बजे ब्यूरो में आ जाइए। हैंड्स अप बोथ ऑफ यू। साहब ये क्या कर रहे हैं? बस ज्यादा बात मत कीजिए, चलिए हाथ ऊपर करके बाहर चलिए। ये क्या? ये क्या हो गया आपको? ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। बेवकूफ बना रहे हो? सर, मंगेतर भाग गया तुम्हारा? हैं? अंकल आप प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। शराब अंकल की बच्ची। डिक्की की चाबी किसके पास है? चाबी किसके पास है? वो इसके पास है। निकालो चाबी, निकालो, खोलो डिक्की, डिक्की खोलो, निकालो चाबी, डिक्की खोलो, डिक्की खोलो, हरी आप। खोलो डिक्की। थैंक यू सालुंके, सही वक्त पर देख लिया तुमने। अब डिक्की खुले तो पता लगे क्या निकलता है। खोलो डिक्की। यही राजपाल है तुम्हारा मंगेतर? शादी के कार्ड बांटते बांटते इसकी लाश को भी साथ में लेकर घूम रही हो? हाँ? ए लड़की, बोलती क्यों नहीं? सर ये मेरा मंगेतर नहीं है, ये प्रनाद है। किसने मारा इसे? तुमने? नहीं सर, पता नहीं किसने मारा इसे। तो इसकी लाश तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में क्या कर रही है? बताओ। सर ये मेरा कलीग था, हम दोनों इकट्ठे काम किया करते थे। क्या काम करते थे? इंटेलिजेंस। सर हम दोनों इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और हम दोनों एक मिशन पर हैं। मिशन? यस सर, इफ यू डोंट माइंड। सर प्रनाद एक अच्छा ऑफिसर था, पता नहीं दुश्मन ने उस पर कैसे काबू पा लिया। बिक गया? सर उसने एक टॉप सीक्रेट फाइल की फोटो खींची और वो बेच दी। क्या था उसमें? हम लोगों ने जो रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाए हैं उनके डिजाइन्स थे। वो मिसाइल्स कहां कहां पर है वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें थी। सर किसी भी हालत में वो फाइल मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहीं उन्हीं लोगों ने तो खून नहीं किया जिन्हें उसने फाइल बेची थी? हो सकता है सर। इन लोगों के बारे में तुम्हारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन है? नो सर, नहीं तो हम उसे ढूंढ लेते। प्रनाद ने मरते वक्त मुझसे इतनी ही बात कही कि कल 11 बजे पल्लवी कुलाबा। सर अगर इस पल्लवी का नाम टेलीफोन डायरेक्टरी में है तो हमें वहां से इसका पता मिल सकता है, अगर है तो। हाँ, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। MTNL की सीडी कंप्यूटर में डाल के देखो। यस सर। लेकिन सर कुलाबा में पल्लवी नाम की ऐसी कई लड़कियां होंगी ना जिनके नाम पर टेलीफोन नहीं है? हाँ जरूर होंगे, मगर हमें फिलहाल उन पल्लवियों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी एक और भी है। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो दिमाग को और भी तकलीफ होगी। यही पॉसिबिलिटी ना सर कि ये पल्लवी कुलाबा की है ही नहीं और 11 बजे वो कहीं बाहर से आने वाली हो। करेक्ट। लीजिए सर, कंप्यूटर ने जवाब दे दिया है। कुल मिलाकर 28 पल्लवी है कुलाबा में। 28? जल्दी से जल्दी इनमें से हर एक को मिलना होगा। इनके पते नोट कर लो। पल्लवी दुबे, एसके कॉलोनी 476549, पल्लवी मेहता NS रोड 687, पल्लवी होटल KVS। एक मिनट, पल्लवी होटल? पल्लवी होटल? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पल्लवी को हम ढूंढ रहे हैं वो एक लड़की नहीं बल्कि होटल है जहां आज वो लोग 11 बजे मिलने वाले और वो सीक्रेट फाइल्स बिकने वाली है? अभिजीत सर। काम करो, पल्लवी होटल को घेर लो। यस सर।
काश मैं भी उस रेस्टोरेंट में बैठ सकता, लेकिन हम में से किसी को भी देख लिया ना तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। मारे कैसे जाएंगे? हम लोग हैं ना साथ में। सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब उन लोगों को यहाँ 11 बजे पल्लवी में मिलना था तो प्रनाथ को वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैं भी यही सोच रहा था। सर, तो वो आदमी पता है, एक आदमी आ रहा है अंदर, उसके हाथ में ब्रीफ केस है। ओके सर, ओके। बेटा, इसमें उस आदमी के ब्रीफकेस में पिस्टल है। हेलो, हाँ मैं तो पहुंच गया हूँ, लेकिन तुम लोग कहाँ हो? ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ उसी से मिलने यहाँ आया हूँ। तुम उसे लेकर जल्दी आ जाओ। हेलो, हेलो। सर वो निकल रहा है, क्या करें? छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, बहुत जल्दी है। सर, इस बैग में गन है। सर, इसमें फाइल और फोटोग्राफ्स कुछ भी नहीं है। नहीं है? ये नकली गन है, एयर गन ही है। और नहीं तो क्या सब, ये गन मैंने मेरे बेटे के लिए लाया है। सब एयर गन रखना गलत चीज है क्या? सब आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसके लिए मैंने ये लाया है सब। रुको, 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 रुको। रुको। बोलना, बोलना, बोलना क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो, एम्बुलेंस। सोलना, जल्दी बोलो। सोलना, सोलना। एम्बुलेंस का कोई फायदा नहीं। ऐसे भी अब मैं बचूंगा नहीं। फोटो सब ढूंढ निकालने। सुवर्ण, फोटो किसी गलत हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। फोटो जो ढूंढ निकाल। सुवर्ण, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सुवर्ण, सुवर्ण। रुक जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। टांग पे गोली मारना, इसे जिंदा पकड़ना है।
फोटोज कहाँ हैं? बताओ फोटोज कहाँ हैं? तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, वो फोटो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये तो मर गया। Oh, no. तुम्हें क्या जरूरत थी इसे गोली मारने की? हैं? हमने इसे घायल कर दिया था, ये पकड़ा भी जा चुका था। फोटोज के बारे में पता चल जाता। अब पूछो इसकी लाश से फोटोज के बारे में। इसने सुवर्णा सर का खून किया है, डैम इट। मैंने इसे मार दिया और मुझे इसकी मौत का कोई अफसोस नहीं है। सर इस लाश की तलाशी ले ली है, इसने अपने गले में ये चेन पहन रखी है। ये तो जहर है, लगता है साइनाइड है। अगर ये आदमी अंजू की गोली से नहीं मरता तो ये खुद अपने आप को मार लेता। सर इसका नाम योगेन है, इसके पास ये पासपोर्ट मिला है सर। और ये प्लेन की टिकट दिल्ली जाने का। सर लगता है ये आदमी पहले काम खत्म करके शहर के बाहर और उसके बाद उन फोटोज को लेकर देश छोड़कर ही कहीं जा रहा था। उसके पास कोई फोटो मिली? नो सर, मुझे लगता है ये फोटो देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए आया होगा। इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास ये सीक्रेट फोटोग्राफ्स हैं वो या तो यहाँ आए नहीं या फिर ये सारा हंगामा देखकर भाग गए। सर इसके पास से ये सेलफोन भी मिला था। अच्छा, एक काम करो, देखो इस फोन से कहाँ फोन किए गए थे और कहाँ से फोन आए थे। यस सर। चेक करो। क्या नंबर है? सर 632439। आशा, जल्दी से पता करो ये फोन नंबर कहाँ का है और हमारी जो भी पेट्रोल वैन वहाँ होगी उससे कहो कि वो वहाँ पहुँच जाए। जल्दी। सर इस कॉल का क्या करें, उठा लें? सर मरने से पहले मैंने उस आदमी की आवाज़ सुनी थी, मैं ट्राई करूं क्या उसकी आवाज़ के नकल करने की? ट्राई करो। हाँ, कहाँ पर? कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया सर, लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि मैं योगेन नहीं हूँ। वो कह रहा था कि फोटोज ऐसे खुले में लेके घूमना खतरनाक है और कह रहा था वहीं मिलेंगे जहाँ हमेशा मिलते हैं। कौन सी जगह पे? झील के उस पार। झील के उस पार? सर आई एम वेरी श्योर ये किसी तरह का कोड है। ये तो पता चल ही रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? और किसी भी हालत में 4 बजे तक हमें इसका पता लगाना ही होगा, वरना ये फोटोज हमारे हाथ से गए समझो। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? भाई झील के उस पार कोई कोड हो भी सकता है, लेकिन सच सच पूछो तो मेरे भेजे में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा। सोचो डॉक्टर साहब, सोचो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अपने दिमाग के घोड़े जल्दी जल्दी दौड़ाओ जरा। हाँ सर। सर योगेन के मोबाइल फोन पर जो आखिरी फोन आया था उस जगह तक तो हम लोग पहुंच गए। फिर? सर वो एक पे फोन का नंबर है और वहां पे आसपास कोई बैठता नहीं जिससे हम पूछताछ कर सके। अच्छा, मोबाइल फोन के बारे में कुछ पता चला? जी सर, ये मोबाइल फोन नकली नाम और पता देकर खरीदा गया है सर, और योगेन ने इस मोबाइल से कॉल्स किए नहीं थे, उसे सिर्फ फोन कॉल्स आए थे। कहाँ से? सर पेफोन से किए गए हैं सब, मगर एक बात हमारे काम की है सर, एक फोन कॉल को छोड़कर बाकी सारे फोन कॉल्स बैंड्रा से किए गए थे सर। बैंड्रा से? जी सर, ये देखिए। इसका मतलब ये आदमी यहीं का रहने वाला है या यहाँ काम करता होगा। एक काम करो, इन डॉट्स को मिलाओ। हो सकता है ये आदमी यहाँ बीच में रहता है और वहां से वो चारों तरफ फोन करने के लिए जा सकता है। अच्छा, इसके आसपास क्या क्या है? सर आसपास एक स्कूल है, कॉलेज है, एक पार्क है सर, बहुत सारी दुकानें हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी है सर। हो सकता है ये दोनों पार्क में मिलते हो। इस पार्क के पास कोई झील है क्या? झील तो नहीं है, पर एक तालाब है सर जहां पर बोटिंग क्लब बना हुआ है। ये पार्क और लाइब्रेरी बड़ी अच्छी जगह है मिलने के लिए, लोग आते जाते रहते हैं, बड़े आराम से फाइल एक हाथ से दूसरे हाथ जा सकती है। बिल्कुल। दया, तुम फ्रेडरिक्स और सुधाकर पार्क में जाओ, मैं अभिजीत और आशा लाइब्रेरी में जाते हैं।
इडियट्स। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं सर, आपसे कुछ नहीं कहा। देखिए ना, कुछ लोगों को किताब पढ़ने की भी तमीज़ नहीं है। देखिए, इस किताब के 3-4 पन्ने पार दिए हैं, पूरी किताब खराब हो गई। आप ऐसे लोगों को किताबें देना बंद कर दीजिए। अब मैं आपसे क्या बताऊं सर, कभी कभी इस किताब में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। चेक्स, लव लेटर्स और कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं। जैसे किताब नहीं हुआ, कोई स्टोर रूम हुआ। कहीं वो फोटोग्राफ ऐसे किसी किताब में तो नहीं? झील के उस पार। बाय द वे मैडम, आपके पास कोई ऐसी किताब है, झील के उस पार नाम की? मुझे पता नहीं है सर, आप लाइब्रेरियन से पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू। साहब, आपके पास झील के उस पार नाम की किताब है? नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं है हमारे पास, सॉरी। ऐसे लाइब्रेरियन को यहाँ रख के क्या फायदा? इन्हें यह भी पता नहीं कि इस लाइब्रेरी में किस किस तरह की किताबें हैं। आप जो किताब ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको हिंदी सेक्शन में मिलेगी। झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है, और पुलिस वालों के साथ झूठ बोलना सेहत के लिए हानिकारक होता है, समझे? ये क्या? अभिजीत, अच्छा पकड़ो उसे। बस बस, खेल खत्म तुम्हारा। सर, इसने कैप्सूल खा लिया। निकालो निकालो जल्दी। डेट सर। बिल्ली? सर, उन सीक्रेट फोटोग्राफ्स का राज जरूर इस बिल्ली की तस्वीर में है, लेकिन इस तस्वीर का मतलब क्या है? मुझे लगता है ये बिल्ली उन स्पाइस का कोई सिंबल है, या फिर सर किसी कंपनी का लोगो भी तो हो सकता है। सर, क्योंकि ये तस्वीर हमें लाइब्रेरी में मिली है, आई एम वेरी श्योर इसका राज भी उसी लाइब्रेरी से मिलेगा। लाइब्रेरी से? हाँ सर, वो जनक लाइब्रेरी में ही काम करता था। हो सकता है उसने वो सीक्रेट फोटोज लाइब्रेरी की किसी किताब में छुपा दिए हो, और उस किताब को पता करने के लिए उसने ये बिल्ली की तस्वीर बना दी हो सकता है किसी किताब के कवर पर ऐसी बिल्ली बनी हो। ठीक है अभिजीत, तुम और आशा जाके लाइब्रेरी में चेक करो, और दया वर्ल्ड बुक में देखो देखो कोई ऐसी तस्वीर है कि नहीं। बिल्ली की तस्वीर? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर ढूंढ रहे हैं आप। जी, इस बारे में कुछ मदद कर सकती हैं आप हमारी? देखिए सर, मैं इस लाइब्रेरी में काम जरूर करती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ की सारी किताबें नहीं पढ़ी है, और मुझे नहीं पता कि ये तस्वीर आपको कहाँ पर मिलेगी। हाँ, अगर आप चाहे तो सारी किताबें आपके सामने हैं, खुद ही ढूंढ लीजिए। सर, इसमें तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। करना तो पड़ेगा ही। चलो शुरू हो जाओ। अच्छा भाई, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों, घंटी बज गई डॉक्टर सालूम के? हैं, सोने का टाइम हो गया तुम्हारा? अरे नहीं, आप लोग इतने मुश्किल सवाल हर रोज मेरे सामने ला करके खड़े कर देते हैं कि सोने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। इनफैक्ट इस फोटोग्राफ को स्टडी करने के लिए मुझे कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है जो मेरे घर पर मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, सुबह तक इस पहेली का हल निकाल लेंगे आप? वेल, कोशिश करके देखते हैं। मैं अपने केबिन से होके आता हूँ। अरे सालूम के, चलो ठीक है, वक्त भी हो चुका है। वैसे भी तस्वीर तो डॉक्टर सालूम के अपने घर लेके जा रहे हैं, हम भी अपने घर चलते हैं। ठीक है। अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, कॉर्पोरेट में कुछ गड़बड़ है, उतर के मैं देखता हूँ। देखो फिर जल्दी।
हाँ दया, सोलंकी कहाँ है? सुंदर आईसीयू में है। डॉक्टर ने कुछ बताया? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं बताया। हाउ इज ही? इज ही ओके ना? अभी तक तो आईसीयू में है, अंदर से कोई खबर नहीं आई। मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ ये उस लेटर की वजह से ही हुआ है जो डॉक्टर साहब के पास था। हाँ डॉक्टर साहब, अब ये कैसे हैं? ही इज लकी मैन, डरने की कोई बात नहीं है, बस मामूली सी चोटें हैं। फिर भी ऑब्जर्वेशन के लिए एक दिन के लिए तो इन्हें रखना ही पड़ेगा। बड़े अजीब आदमी हो यार सालुंके। मेरे बिना तेल के भिंडी से बचने के लिए तुम यहाँ हॉस्पिटल में आकर लेट गए। अरे यार मेरा सर बहुत मजबूत है बॉस, छोटे मोटे हमलों का अपने पे कोई असर नहीं होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो लोग वो डॉक्यूमेंट ले गए। बड़ी बात यह है कि तुम ठीक ठाक हो। बड़ी बात यह है कि वो लोग जो ले गए हैं वो नकली बिल्ली है। मतलब ये कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं बॉस कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के घूमता रहूं। मैंने उन डॉक्यूमेंट की जीरोक्स कॉपी करवा ली थी। वो लोग जो ले गए बॉस, वो नकली बिल्ली है, असली बिल्ली अपने पास है ब्यूरो में। मान लिया गुरु। ये सब क्या तामझाम है डॉक्टर साहब? अभी तक हम इस बिल्ली को लेकर परेशान थे, सोच रहे थे कि इस तस्वीर का गहरा मतलब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस तस्वीर में ही कुछ छुपा हुआ है। पर सर ये तस्वीर तो साफ नजर आ रही है, इसके अंदर क्या छुपा हुआ हो सकता है? कुछ तो होगा ना दया। जब ये तस्वीर इतनी इंपॉर्टेंट है कि खून हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, फिर भी लोग इसे लेकर घूम रहे हैं। आज ईमेल, फैक्स, कंप्यूटर का जमाना है, फिर भी लोग इसे ऐसे ही लेकर घूम रहे हैं। एसीपी साहब का कहने का मतलब ये है कि इस तस्वीर में जरूर ऐसा कुछ छिपा हुआ है जो ना तो फैक्स हो सकता है, ना जीरोक्स हो सकता है, ना ईमेल हो सकता है। मतलब सर? मतलब अभी समझ में आ जाएगा दया। तुम जरा इसे पकड़ो। अब देखो, मैं इस तस्वीर को इस फ्रेम में रख देता हूं। अब जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा, ये तस्वीर धीरे धीरे इस केमिकल में चली जाएगी और इस तस्वीर में जो कुछ भी छिपा हुआ है वो निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन सर इस केमिकल में पड़ने से ये तस्वीर खराब नहीं हो जाएगी? नहीं, बल्कि और साफ हो जाएगी। ये डॉट क्या है? ये वही डॉट है दया, जिसके पीछे वो स्पाइस हाथ धोकर पड़े थे। इस डॉट के पीछे सर? जी हाँ, ये डॉट कोई मामूली डॉट नहीं है, ये बहुत कीमती डॉट है। आप तो ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब जैसे इस डॉट के अंदर कोई खजाना छिपा हुआ। इस डॉट के अंदर क्या छिपा हुआ है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। माय गॉड, मिसाइल! ओह माय गॉड, तो ये सब चक्कर है? हाँ, तुम जिसे एक मामूली सा डॉट समझते हो, दरअसल वो एक माइक्रो डॉट है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें तुम अपने इंफॉर्मेशन को इतना छोटा कर सकते हो कि देखने वाले को लगे कि वो सिर्फ एक डॉट है। मगर जब उस डॉट को ठीक तरह से बड़ा किया जाए, तब पता चलता है कि ये क्या बला है। वर्ल्ड वॉर 2 में इन डॉट्स का जासूसी के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता था। यानी सब प्रहलाद ने उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर पहले खींची और फिर उन्हें माइक्रो डॉट्स में बदलकर उन्हें बेच डाला? जी हाँ, क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं होता? हाँ, पर बड़ा बड़ा अजीब लग रहा है ये सब। तुम्हें तो अजीब नहीं लगना चाहिए। क्यों?
मतलब यह कि तुम अच्छी तरह से जानती थी कि प्रणाद ऐसा क्या क्या कर रहा था और उसमें तुम उसका साथ दे रही थी। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप भूल रहे हैं कि मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। प्रणाद भी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था, मगर गद्दार निकला और देश को धोखा देने में तुमने उसकी मदद की थी। साहब क्या कह रहे हैं? मैंने उसकी कोई मदद नहीं की थी। हम लोगों के सिवा सिर्फ तुम थी जिन्हें मालूम था कि डॉक्टर सालुंखे वो बिल्ली की तस्वीर लेके अपने घर जा रहे हैं। उन्हें हासिल करने के लिए तुमने उन पर हमला करवाया था। मगर अफसोस तुम्हारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि उस दिन डॉक्टर सालुंखे ओरिजिनल नहीं बल्कि जेरॉक्स कॉपी लेके जा रहे थे। इनका पर्स चेक करो। साहब आप how can you do it, sir? I'm an intelligence officer. You just can't do this. Keep quiet. देखिए आप ये देखिए सब। क्यों? ये वही जेरॉक्स कॉपी है ना जो तुमने डॉक्टर सालुंखे से चुराई थी? अब बोलो मिस अंजू, तुम गद्दार हो या नहीं? देश के सीक्रेट कितने में बेच रही थी? बताओ। मैं और प्रणाद मिलकर काम कर रहे थे। हम दोनों ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट जनक को 25 करोड़ में बेचने वाले थे। जनक दुश्मन देश के साथ काम करता था, लेकिन उसने पैसे देने के बजाय प्रणाद का खून कर दिया। मरने से पहले प्रणाद ने सुवर्णा को फोन करके बता दिया था कि उसने देश के साथ गद्दारी की। उस दिन पल्लवी होटल के बाहर योगेन आप लोगों के हाथ लग गया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और जनक भी पकड़ा गया, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। हाँ, बस मुझसे एक गलती हो गई। मैं ये नहीं जानती थी कि डॉक्टर सालुंखे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ ब्यूरो में छोड़ गए थे। अगर तुम्हारे बारे में पहले ही पता चल जाता ना, तो सुवर्णा की जान बच जाती। अब तुमको और उस माइक्रोडॉट को दिल्ली में इंटेलिजेंस के हवाले कर देंगे हम। वो तय करेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। अगर मेरे हाथ में होता ना, तो तुम्हें फांसी की सजा अभी सुना देता। फिशिंग। इस बार छुट्टियों में सिर्फ फिशिंग करूंगा। वैसे सर आप जा कहाँ रहे हैं? ऋषिकेश के पास एक जगह है शिवपुरी, वहीं जा रहा हूँ। क्या जगह है दया, पहाड़ों के बीच से झरना बहता है। पहले ट्रेकिंग करूंगा, फिर मछलियां पकड़ने के लिए कांटा फेंक के बैठ जाऊंगा। अरे यार, इस जगह पर मछलियां है भी या नहीं? लगता है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तू क्या सोचता है मछली तेरा इंतजार कर रही है यहाँ पर? थोड़ा सब्र रख यार। ओए अरुण, क्या हुआ? लगता है मछली फंस गई। वेरी गुड। अभी देख, आराम से खींचना धीरे धीरे। अरे यार, ये तो निकल ही नहीं रहा है। तू रुक। लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। तू मुझे दे, मुझे दे। सचमुच कुछ बहुत बड़ा हाथ लगा यार। वापस कब आओगे? यही 10 दिन में आ जाऊंगा। ओके, 10 दिन में। यानी कुछ काम होगा तो मैं तुम्हारे मोबाइल पे फोन कर दूंगा। हाँ जरूर करना। वैसे एक बात बता दूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां मोबाइल फोन काम नहीं करता। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, मेरी छुट्टी बर्बाद नहीं कर पाओगे दया। अच्छा। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत। क्या? कहां पे? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। लो, हो गई छुट्टी। गाड़ी पंचशील लेक ले लो, वहां एक लाश मिली है। उठा और ऊपर उठा। क्या लगता है डॉक्टर साहब? अभिजीत, किसी ने सर पे जोर से मार कर खून किया है। खून करने का टाइम क्या होगा? कल रात 10-11 बजे के करीब। और खून करके किसी ने लाश को तुरंत पानी में फेंक दिया।
अच्छा हुआ हमें समय पर खबर मिल गई, वरना लाश पहचानना बहुत मुश्किल होता। बाय द वे, तुम तो छुट्टियों पर जाने वाले थे ना? अरे जाने वाला था डॉक्टर साहब, पर अब क्या। अभिजीत आ दे। लाश के पास से ये 2 चीजें मिली हैं। ये शराब पीने का परमिट जिसपे नाम और पता लिखा हुआ है, रविंद्र कात्रे, 12 बसंत अपार्टमेंट, बसानी रोड, खार वेस्ट। और दूसरा ये टोकन। ये टोकन किस चीज का हो सकता है? शायद किसी पार्किंग लॉट का या फिर किसी दुकान का। एक काम करो आशा, ये टोकन संभाल के रखो, इसे बाद में देखते हैं। पहले पुलिस होने का सबसे मुश्किल काम करके आते हैं। इसके घर वालों को इसकी मौत की खबर देनी होगी। आप लोग? मिसेस कात्रे? जी हाँ, मैं शिल्पा कात्रे। वो आपके पति की तस्वीर है? जी हाँ, लेकिन वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। आप लोग? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? जी। पर क्यों? क्या बात है? आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे? पर मैंने क्या किया है? आई एम सॉरी, लेकिन हमें एक लाश मिली है और हमें लगता है कि वो आपके पति की ही है। शिल्पा, हेलो। रविंदर, कहाँ है तू? पूरी रात तेरा। देखिए ये रविंदर नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसका बॉस। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। रविंदर की मौत हो चुकी है। क्या? एक बात बताइए। हेलो हेलो। शिल्पा, रविंदर के ऑफिस से फोन था। Are you okay? शिल्पा, देखिए देखिए, देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो आपके पति ही हैं। आपको हमारे साथ उनको पहचानने के लिए चलना होगा। बस अभी नहीं, जब आप चाहेंगे तब चलेंगे। पर ये सब हुआ कैसे? उनका खून हुआ है। खून? जी हाँ, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आप अपने पति से आखिरी बार कब मिली थी? कल रात को ही तो। ना, उनकी नाइट शिफ्ट थी ऑफिस में। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि मैं सुबह होते ही आ जाऊंगा, ऐसा कहा था। कहाँ काम करते थे वो? वो टर्मैक इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर है। यही कहीं होना चाहिए। सर यही है, टर्मैक इन्वेस्टमेंट्स। कौन है आप? क्या काम है? हम लोग सीआईडी से हैं, कंपनी के मालिक से मिलना है। कौन है रोहन? सीआईडी के लोग आए हैं। सीआईडी? जी हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन। आप कौन है? आपका नाम क्या है? महेश। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी ना? मुझसे? जी हाँ, आपने रविंदर के यहाँ फोन किया था, मगर बीच में फोन काट दिया था आपने।
हाँ वो आप लोगों ने बात ही कुछ ऐसी की थी कि लेकिन रविंदर सचमुच जी हाँ, उनकी मौत हो गई है। किसी ने उनका खून किया है। खून? आपका क्या बिजनेस है मिस्टर महेश? वो हम लोग इन्वेस्टमेंट काउंसलर से। आप कौन है? मैं पार्टनर हूँ इस कंपनी का, रस्तोगी। हम लोगों को ये बताते कि उनका पैसा किस किस जगह पर कैसे कैसे लगाना चाहिए जिससे उनका फायदा हो। आप तीनों इन्वेस्टमेंट काउंसलर हैं? हाँ। लगते तो नहीं है सर। कल रात रविंदर अपने घर से ये कहकर निकला कि उसे ऑफिस में कुछ काम है। क्या आपका ऑफिस रात में भी खुला रहता है? कभी कभी होता है सर। एक्चुअली कल काम का लोड ज्यादा था इसलिए कल रात को था। एक्चुअली लोगों के पैसों का मामला है ना सर, इसलिए एक सिक्योरिटी गार्ड हम रखते हैं और रविंदर हमारा सिक्योरिटी गार्ड था सर। पर क्या? हम लोग सारी रात उसका इंतजार करते रहे सर, पर वो आया ही नहीं, इसलिए मैंने सुबह फोन किया उसके घर पे। इसका मतलब है कल रात आप में से कोई भी रविंदर से नहीं मिला? नहीं। और आप हमें ये भी नहीं बता सकते कि रविंदर का खून किसने किया? क्यों? इसके बारे में हमें कैसा पता होगा? आपने अपने ऑफिस में टेलीफोन के लाइंस काफी ले रखे हैं, मगर फोन सिर्फ एक ही लगा रखा है। ऐसा क्यों? वो हमने अभी भी ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी ऑफिस का बहुत सारा सामान आना बाकी है और सारे फोन कनेक्शन भी मिले हैं ना अभी तक। ठीक है मिस्टर महेश, इस मामले में आप अगर हमारी कुछ मदद करना चाहें तो मुझे इस नंबर पर फोन कीजिए, ये मेरा कार्ड है। ओके। ये बड़ा अजीब ऑफिस है। इतने सारे टेलीफोन पॉइंट्स हैं मगर एक ही टेलीफोन है। प्लग पॉइंट्स इतने मगर उस पर कुछ लगा ही नहीं हुआ है। समथिंग स्ट्रेंज। सर, पास वाले ऑफिस के वॉचमैन ने बताया कि टारमेट इन्वेस्टमेंट का ऑफिस शुरू हुए करीब 2 महीने हुए हैं। और सर अभी 10 मिनट पहले यहाँ एक टेम्पो आया था। वॉचमैन को पता नहीं चला कि टेम्पो में से जल्दी जल्दी सामान निकाला जा रहा है या टेम्पो में भरा जा रहा है। अरे ऑफिस खाली पड़ा है, सामान कहीं बाहर ही भेजा गया है। महेश रविंदर के घर फोन करता है और जैसे उसे पता चलता है कि रविंदर मर चुका है, वो एक टेम्पो मंगवाता है और उसमें ऑफिस का सारा सामान भर के उसे बाहर भेज देता है। क्यों? ऑफिस खाली करने की क्या जरूरत थी उसे? सर, यहाँ कोई बड़ी गड़बड़ है। मुझे भी लगता है दया, इस रविंदर कातरे के खून के बारे में हमें यहीं से पता चलेगा, यहीं से। अच्छा सुधाकर फ्रेडरिक्स, तीनों ऑफिस पर कड़ी नजर रखो। अगर जरूरत पड़े तो इन लोगों का पीछा भी करो, मगर हमेशा एक आदमी यहीं रहेगा। मुझे ऑफिस में हर आने जाने वाले आदमी की फोटोग्राफ चाहिए। सर, ये सारे लोग महेश को उसके ऑफिस में मिलने आए थे। जब ऑफिस बंद करके वो घर चला गया तो हमने उसके घर पर भी नजर रखी सर। सर, ये महेश का घर है। कुछ लोग उसे घर पे भी मिलने आए थे, जैसे कि अभी वो पिछला फोटो दिखा। ये नहीं, और पीछे। इस आदमी को मैं जानता हूं सर, ये मन्नूलाल है। मन्नूलाल? हाँ, मैं इस आदमी से तब मिला था जब मेरी ड्यूटी नाना चौक में थी सर। ये बहुत बड़ा जुआरी है। ये खुद जुए के अड्डे चलाता था। बहुत बड़ा काम है इसका। जिस चीज पर भी शर्त लगाई जा सकती हो, जुआ खेला जा सकता हो, सब होता था इसके अड्डे पर। मैचेस, रेसेस, स्टॉक मार्केट, यहां तक कि आज बारिश होगी या नहीं, इस पर भी जुआ खेलते थे ये लोग। नाना चौक से तो इसके सारे अड्डे बंद कर दिए थे। अब लगता है इसने इस एरिया में अपना धंधा शुरू कर दिया है। जल्दी से जल्दी इस महेश के ऑफिस पर और घर पर रेड करो। हाँ महेश जी, आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। हाँ, मेरे घर की तलाशी? मैं तो बाहर गाँव जा रहा हूँ। इस बार हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे। मुंबई का मौसम पसंद नहीं आ रहा है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है?
कंप्यूटर सेट, टेलीफोन्स। अंदर एक कमरे में बहुत सारे टेलीफोन, टेलीविजन और कुछ कंप्यूटर सेट्स पड़े हुए हैं। जरूर इन लोगों ने ये सब टारमैक इन्वेस्टमेंट के ऑफिस से लाकर यहाँ रखा है। इसके मोबाइल फोन पर भी बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, सब अपने पैसे के बारे में पूछ रहे हैं। सर ये रजिस्टर देखिए, इसमें उन सारे लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने महेश के पास जुए में पैसे लगाए थे। तो मिस्टर महेश, ये है तुम्हारा असली धंधा, लोगों से पैसे लेके जुए का अड्डा चलाते हो हैं? अब सारा माल अंदर करके शहर छोड़ के भाग रहे हो। सब मेरी जान बचा के भाग रहा था सब। क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ साहब। कैसी मुसीबत? मैं मानता हूँ साहब, मैं जुए के अड्डे में काम करता हूँ, लेकिन ये बड़े तालाब में साहब मैं छोटी मछली हूँ। बड़ी मछली तो वो मन्नू लाल है साहब। हाँ साहब, वो मन्नू लाल है ना साहब, बड़े बड़े लोगों के पास बैटिंग करवाता है और सारे पैसे वसूल करने का काम वो रस्तों की और रोन करते हैं साहब। और ये सारे पैसे इकट्ठा करके ले जाने का काम वो रविंदर करता था। जिस दिन रविंदर का खून हुआ उस दिन भी वो पैसे लेके मन्नू लाल के पास जा रहा था। हाँ साहब, वो क्रिकेट मैच चल रहा है ना, बैटिंग का सीजन भी अच्छा है ना साहब, तो वो जा रहा था। कितने पैसे थे उसके पास? वो थे साहब 97 लाख। 97 लाख रुपए? हाँ साहब, जिस किसी ने भी रविंदर का खून किया ना साहब, वो तो उसको लूट कर चला गया, लेकिन मुझे बर्बाद करके चला गया साहब। अब वो मन्नू लाल और सारे लोग मेरे पास पैसे मांग रहे साहब, मैं कहाँ से लाऊं साहब? इसका मतलब रविंद्र कात्रे का खून 97 लाख रुपए के लिए हुआ है। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। एक मरे हुए आदमी पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? देखिए, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। जिन लोगों के लिए रविंद्र काम करता था उन्हीं लोगों ने हमें ये सब बताया है। मैं नहीं मानती। मेरे पति एक शरीफ आदमी थे। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते थे, किसी जुए के अड्डे पर नहीं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी तो सिर्फ एक दिखावा था। असल में आपके पति जुए के पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। आप क्या समझते हैं? आप ये बात कहेंगे और मैं मान जाऊंगी? अगर ये बात सच होती तो क्या हमारी इतने सालों की शादी में मुझे ये बात पता नहीं चलती? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप जाकर उनके दोस्तों से पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ काम करते थे। शिल्पा जी देखिए, आप हमारी बात आराम से सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पति एक शरीफ आदमी थे। उन पर इतना गंदा इल्जाम लगाने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप लोग जाकर उनके खूनी को ढूंढें। महेश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक तो तुम मेरे पैसे खा गए, अभी मेरे पीछे पुलिस लगा दी। ये तूने अच्छा नहीं किया है। मैंने क्या किया? अच्छा, अरे क्या किया मैंने? ये शायरी तुम तक अपने आप पहुंची है। क्यों, आपस में सलाह वाला हो गई? क्या सोचा है तुमने? सच सच बताओगे या नहीं? क्यों? अब हमारे धंधे के बारे में आपको सब पता चल ही चुका है। अब और क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि रविंद्र कात्रे का खून किसने किया है? ये हमें क्या पता? सिर्फ आप लोग जानते थे कि रविंद्र कात्रे अपने साथ 97 लाख रुपए लेके जा रहा है। हो सकता है पैसों की लालच में आप में से ही किसी ने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? रविंद्र तो पैसे लेके मेरे पास आ रहा था, तो फिर मतलब मैं उसे क्यों मारूं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, आज तक किसी खूनी ने कहा है कि मैंने खून किया है? अभी तो हम तुम लोगों को जुए के अड्डे चलाने के जुर्म में अंदर कर रहे हैं, मगर बहुत जल्दी तुम में से एक खून के जुर्म में जेल जाएगा। ले जाओ इन्हें।
सर हम लोग तालाब के आसपास पूछताछ कर रहे थे कि शायद किसी ने खूनी को लाश तालाब में फेंकते हुए देखा हो। क्या पता चला? सर वहाँ के लोगों से तो कुछ पता नहीं चला, पर वहाँ के पुलिस स्टेशन में किसी सोहन मिस्त्री ने कंप्लेंट लिखवाई है जो शायद हमारे काम आ सके। सोहन मिस्त्री? एफआईआर में जो लिखवाया है वे बोल देता हूँ। 18 तारीख की रात को मैंने जोरों से एक मोटर की आवाज सुनी। मोटर की? कार। मैंने बाहर आके देखा तो एक सफेद मारुति कार सीधी मेरे घर की ओर चली आ रही थी। मैं घबरा गया कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। इतने में उस कार वाले ने अपनी कार सीधी मेरी फेंस में ठोक दी, मेरी फेंस तोड़ डाली और चला गया। वो आपने कार का नंबर नोट किया था ना? क्या है वो? MA0135। लास्ट के 2 नंबर में नहीं पढ़ सका था। आपको उस कार वाले का पता चला क्या? नहीं, उस कार वाले के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिसने मेरी फेंस तोड़ी है ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक पाई वसूल करूंगा, कह देता हूँ। हाँ, इनके घर के पास में से एक लाश मिली है, उसके बारे में इन्हें कुछ नहीं मालूम, बस अपने फेंस की चिंता हो रही है। सुधाकर सर, फेंस की फोटोग्राफ लो। ओके सर। अब वो मारुति कार ढूंढनी होगी। MH0135। बाकी के 2 नंबर पता नहीं है, लेकिन वो 2 नंबर 00 से 99 के बीच का ही होंगे ना। सारे नंबर चेक करके देखते हैं उनमें से कितनी सफेद मारुति कार है। बॉस ये केस तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, अभी आप छुट्टी पे जा सकते हो। इस बार तो मैं निकल जाऊंगा। दया, गाड़ी मिल गई? यस सर। सर MH013500 से 99 तक सिर्फ 5 सफेद मारुति गाड़ियाँ, उनमें से ये एक है सर। ये गाड़ी रस्तोगी की है। अच्छा, तो यही गाड़ी है सर। ये गाड़ी हम रस्तोगी के घर से लेकर आ रहे हैं। अरे ये तो मेरी गाड़ी है। आप लोग मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं? रस्तोगी, बहुत जल्दी पकड़े गए तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि पैसों के लिए तुमने रविंदर का खून किया और फिर उसकी लाश पानी में फेंक दी। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, और जब तुम लाश फेंक कर वापस आ रहे थे तो तुम्हारी गाड़ी एक फेंस से टकरा गई। किसी ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर लिया और तुम पकड़े गए। मेरी गाड़ी पूरी रात गैराज में खड़ी थी, मेरे बिल्डिंग में, और मैं घर से बाहर गया ही नहीं। देखो, झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे ये बताओ कि वो 97 लाख रुपए कहाँ है जो तुमने रविंदर को मारकर उसके पास से चुराए थे? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मैंने किसी का खून नहीं किया है। अरे कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर कोई तुम्हें ही फंसाना क्यों चाहता है? होगी कोई दुश्मनी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। नहीं, ये गाने का बंद करो, समझे? बाद में सबकी पोल खुलकर सामने आती है। अरे अभिजीत, अनुर साहब, प्रेडिक्स ले जाओ इसे। अरे साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। बॉस, मुझे लगता है इस बार हमसे कोई गलती हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आदमी सही कह रहा है, कोई इसे वाकई फंसाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल खूनी कोई और है। डॉक्टर साहब, आप ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि इस गाड़ी में रविंदर की लाश तालाब में नहीं फेंकी गई थी? और तुम ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि यही वो गाड़ी है? डॉक्टर साहब, ये मानने के पीछे कई सारी वजह हैं। तो मैं भी कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सोहन ने अपनी आंखों से इस गाड़ी का नंबर नोट किया था कि नहीं? अभिजीत, कई बार आंखों से देखी बातें गलत साबित होती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप जानबूझकर इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है तुम जानबूझकर के इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हो ताकि अपनी छुट्टियों पर जा सको। क्या बात कर रहे हैं? सालुंखे, अभिजीत, दोनों शांत हो जाओ। यार सालुंखे, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वो गाड़ी नहीं है? बताता हूँ। इसके लिए मुझे एक हथौड़ी चाहिए। सुधाकर सर। हथौड़ी मेरे सिर पे मारेंगे क्या? नहीं, अपने सर पे मारूंगा। ये लीजिए सर। अभिजीत, अरे यार, तुम साबित क्या करना चाहते हो सालुंखे? ये देखिए, जब मैंने इस हथौड़ी को इस फेंस पे मारा तो इस फेंस का पीला कलर इस हथौड़ी पर लग गया और इस फेंस पर भी निशान पड़ गया। हाँ तो? अभिजीत, तुम अच्छी तरह से जानते हो, जब दो चीजें फोर्स के साथ एक दूसरे से टकराती हैं तो दोनों पर असर होता है। अब ये गाड़ी अगर सोहन के गेट से जाकर के टकराई, गेट पर डेंट पड़ा, तो इस गाड़ी पर भी तो कुछ होना चाहिए, पर ऐसा कुछ है? डॉक्टर साहब, हो सकता है कि उसने गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करा ली हो। अभिजीत, इस गाड़ी को तुम गौर से देखो, इसमें कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराई गई, और इसीलिए मेरा मानना है बॉस कि ये वो गाड़ी नहीं है। कोई जानबूझकर रस्तोगी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, खूनी कोई और है। I'm sorry, डॉक्टर साहब, रिलैक्स। छुट्टी कैंसिल। मन्नूलाल, महेश, रस्तोगी, रोहन, इन्हीं में से कोई एक होगा ना?
जिसने रविंद्र का खून किया है? क्योंकि यही लोग रविंद्र की असलियत जानते थे। और सर इन्हीं लोगों को यह भी मालूम था कि रविंद्र के पास 97 लाख रुपए हैं। सर सबसे पहले हमें उस व्हाइट मारुति वाले को ढूंढना होगा। मैंने आशा को सारे गराजेस और इंश्योरेंस कंपनी से पता करने के लिए कहा है। हो सकता है कि जिस आदमी की यह गाड़ी थी वो किसी गराज में गया होगा अपनी गाड़ी ठीक ठाक कराने के लिए, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में हर्जाना मांगने के लिए। सर, हाँ आशा, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में सफेद रंग की मारुति गाड़ी क्लेम के लिए आई थी। एक्सीडेंट केस है, किसी गोपाल राव के नाम। गोपाल राव? मुझे खुद पता नहीं। मैं 1 हफ्ते से बाहर गया हुआ था और गाड़ी यहाँ कंपाउंड में खड़ी थी। जब लौट कर आया तो गाड़ी में इतना बड़ा डेंट। अब बताइए सर, घर में खड़ी गाड़ी को कोई मार गया, मैं क्या करता? वैसे आप गए कहाँ थे? मैं लोनावाला गया था, और आप कहें तो मैं होटल के बिल भी आपको दिखा सकता हूँ। पहले हम आपकी गाड़ी देखना चाहेंगे। चलिए देखिए। बैठे बिठाए इतना बड़ा नुकसान हो गया और इंश्योरेंस कंपनी भी पैसे देने को तैयार नहीं है। वो लोग कहते हैं कि जब गाड़ी घर के अंदर खड़ी थी तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? बस डेंट तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, पेंट भी उतरा हुआ है। मुझे तो लगता है यही गाड़ी है। हाँ सर, नंबर प्लेट के स्क्रू बहुत लूज है सर। लगता है नंबर प्लेट बदली गई है। इससे तो लगता है कि किसी ने गाड़ी चुराई और फिर रस्तोगी की नंबर प्लेट इस पर लगा दी और अपना काम खत्म करने के बाद गाड़ी यहाँ वापस लाकर खड़ी कर दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे फंसाया गया है। कौन फंसाना चाहता है आपको? महेश, रोहन, मन्नूलाल? हाँ? इन तीनों के अलावा और भी तो कोई हो सकता है। और कौन? आप लोगों के अलावा और कौन जानता था कि रविंद्र अपने साथ इतने सारे पैसे लेके जा रहा है? रविंद्र की पत्नी जानती थी इस बारे में? नहीं, कुछ मालूम नहीं। वो अपने बीवी के साथ ज्यादा बातें नहीं करता था। हाँ, मगर क्या? उसका किसी रोजी नाम के लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। ये आपको कैसे पता? ओ, रविंद्र एक बार शराब के नशे में धुत था, तब उसने उसका जिक्र किया था, पर फिर वो बात टाल गया। इस रोजी के बारे में और क्या जानते हो तुम? वो शायद किसी जुए के अड्डे में काम करती है। जुए का अड्डा? हाँ। सर, रविंद्र की लाश से ये टोकन मिला था। कहीं ये टोकन किसी जुए के अड्डे का तो नहीं? दया सर, अपने इन्फॉर्मर से इस टोकन के बारे में पता करो। हम लोग रविंद्र की पत्नी को जाकर मिलते हैं, देखते हैं वो रोजी को जानती है या नहीं। नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। और आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? आप मेरे मरे हुए पति को बदनाम करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? पहले आप लोगों ने कहा था कि वो किसी जुए के अड्डे में काम करते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि इस औरत के साथ उनका कोई रिश्ता था। आखिर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? हम सिर्फ आपके पति के खूनी तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ, तो फिर पहुंचिए ना उनके खूनी तक। लेकिन मेरे पति के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते थे। देखिए शिल्पा जी, हम खुद ये सब कह नहीं रहे, ये सब हमें रस्तोगी ने बताया है। एसीपी साहब, किसी मरे हुए आदमी पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, क्योंकि मरे हुए लोग वापस जवाब नहीं दे सकते। चलो। हेलो सर, मैं दया बोल रहा हूँ। हाँ दया। सर, शोकन का पता चल गया है, जुआ खेलने के काम आता है। अच्छा। हाँ सर, सायन के अंबर क्लब का है सर। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, हम वहीं पहुंचते हैं। पकड़ो। बोलो तुम। क्या है भाई, क्या चाहिए? क्या चला था? अरे नहीं साहब, ये तो मैं क्या ये? बता, ये क्या? अरे ये तो सब क्या ये? सब चीजें बाहर को सजाने के लिए। सच्ची वाला है, मैं कुछ खेलता नहीं साहब। झूठ बोल रहा तू। मारो मत साहब, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। रोजी यहाँ काम करती है? अब काम करती थी, लेकिन वो तो यहाँ से नौकरी छोड़कर कल ही चली गई। इसे पहचानते हो? साहब, मैं इसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये यहाँ आता बहुत था। रोजी इसे जानती थी? सर, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये रोजी पर फिदा था। ये यहाँ जुआ खेलने कम
और रोजी से मिलने ज्यादा आता था। ये रोजी रहती कहाँ है? सर मुझे नहीं पता। बताओ। नहीं पता। बताओ। आप रोजी हैं? जी। इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। पर आप लोग आइए। कहिए कैसे आना हुआ? आप इन्हें जानती हैं? कहीं देखा तो लग रहा है, पर कौन है ये? ये रविंदर है, अंबर बार में बहुत आता जाता है। इसका खून हो गया। कौन? ओह माय गॉड। हमें तो पता चला है कि इनकी आपसे अच्छी दोस्ती थी। मुझसे दोस्ती? देखिए ये उस क्लब में आता जाता था जहां मैं नौकरी करती थी। 2-4 बार बात भी हुई थी, पर दोस्ती वोस्ती जैसा चक्कर नहीं था इसके साथ। आपने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? रविंदर जैसे लोगों की वजह से। ऐसे लोगों को देखकर हर वक्त मुस्कुराते रहना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए नौकरी छोड़ दी। सीआईडी के लोग हैं ये। अरविंद। मेरा मंगेतर। हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। देखिए मैं एक अच्छे घर से हूँ, बस पैसे की तंगी के कारण थोड़ा टाइम क्लब में नौकरी करनी पड़ी। तो फिर रविंद्र कात्रे का खून किसने किया होगा? रोजी ने? हो सकता है सर, रोजी और रविंद्र की सच में दोस्ती हो। रविंद्र ने उस 97 लाख रुपयों के बारे में रोजी को बताया होगा। पैसों के लालच में आकर रोजी ने ही रविंद्र का खून कर दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि रविंद्र की पत्नी शिल्पा ने ये खून किया हो। शायद वो ये जान गई हो कि रविंद्र का रोजी के साथ चक्कर चल रहा था। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत। सर लगता है ये खून शिल्पा ने नहीं किया। मैं रविंद्र के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। हटिए प्लीज, हटिए 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 हटिए। चलो पीछे आइए, पीछे आइए, चलो। ये आत्महत्या नहीं है बॉस, ये खून है। खून? आशा, सुधाकर, अच्छी तरह से घर की तलाशी लो। देखो ऐसे कुछ मिलता है क्या, डायरी या नोट, जिससे हम शिल्पा की हैंडराइटिंग मैच कर सकें। जल्दी। डॉक्टर साहब ये खून है, ये मानने की कोई खास वजह है? अभिजीत आओ। एक क्या कर रहे हो? 1 मिनट में आपको बताता हूँ ये खून कैसे है। भैया इसे पकड़ो, आप इसे पकड़िए। अब इसे आहिस्ता से खींचिए। संभाल के? हाँ कुछ नहीं होगा, आहिस्ता से खींचिए। गुड। अब देखिए अगर हम इसे जोर से खींचते तो अभिजीत की गर्दन पे चारों तरफ इस दुपट्टे के निशान बने थे। और अगर इस लड़की ने आत्महत्या की होती और ऐसे लटकी होती तो शरीर का सारा वजन यहां आता, और इसलिए इसके सिर्फ यहां दुपट्टे के निशान होते, यहां नहीं। और ये नॉट थोड़ी सी ढीली हो जाती लटकने की वजह से। राइट? अब आप इस लड़की को देखिए, इसकी ये नॉट एकदम टाइट है, हाँ? और इसकी गर्दन पर ये देखिए चारों तरफ दुपट्टे के निशान। राइट? इसीलिए बॉस ये आत्महत्या नहीं है, ये
सर ये डायरी मिली है, इसमें हर दिन की लॉन्ड्री और राशन का हिसाब लिखा है। शिल्पा नहीं लिखा होगा ना? सुसाइड नोट दो। ये दोनों राइटिंग एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। इसका मतलब है ये नोट शिल्पा ने नहीं लिखा था, ये काम उस खूनी का ही है। लेकिन सर खूनी हो कौन सकता है? जिन पर भी हमें शक है वह सब पकड़े जा चुके हैं। सब नहीं आशा, कोई एक तो है जो खुला घूम रहा है। रोजी, रोजी को ब्यूरो में लेकर आओ। कहाँ गई होगी ये? एक्सक्यूज मी, ये रोजी कहाँ है? बाहर गए हैं शायद। उसके हाथ में सूटकेस था। अकेली थी? नहीं, उसके साथ एक लड़का था। कौन? अरविंद? पता नहीं क्या नाम है। थैंक यू। आंखें और बड़ी, गोल गोल, हाँ परफेक्ट, ये ठीक है। बाल और लंबे, और यहाँ होठ के पास एक काला। आशा, सर जैसे ये आइडेंटिटी किट तैयार हो जाए, इसकी कॉपीज बनाना और सारे पुलिस स्टेशन और टेलीविजन चैनल्स पे भेज देना। यस सर। तो ये तो समझ में आता है कि रोजी और अरविंद ने पैसों के लिए रविंदर का खून कर दिया होगा। शिल्पा का खून करने की क्या जरूरत है? और शिल्पा का खून करके किसी को क्या फायदा होने वाला था? सर, हाँ सर, रोजी और अरविंद की आइडेंटिटी किट बन गई है, ये देखिए। शिल्पा का खून क्यों हुआ? क्यों? एक बार फिर शिल्पा के घर चलते हैं। सर, आ गया। सर बड़ी अजीब बात है, पूरे घर में शिल्पा और रविंद्र का एक भी फोटोग्राफ नहीं है। अच्छा? और सर ये देखिए, यहाँ पर जो फोटोग्राफ था वो भी निकाला गया है। हाँ। क्यों? पूरे घर में इन दोनों की एक भी तस्वीर नहीं है, ऐसा क्यों? सर। आशा, आइए। सर ये आरती है, साथ वाले घर में रहती है। आप शिल्पा और रविंदर को कब से जानती हैं? यही कोई 5 साल से। इन्हें पहचानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती इन्हें। कौन है ये? कौन है? ये रविंदर है ना? मजाक कर रहे हैं आप? ये रविंदर नहीं है। मतलब मेरा शक सही निकला, मेरा शक सही निकला। अब इसे देखिए। लगता है गलती से आपने पहले दूसरा फोटो दिखा दिया। यही है रविंदर। अच्छा, यही रविंदर है? हाँ। अभिजीत, सारे शहर में नाकाबंदी कर दो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सब जगह। देखो ये रोजी और अरविंद उर्फ रविंदर कहीं भी भागने न पाए। एक कोल्हापुर का टिकट दो। अरे बस पूना की अगली गाड़ी के लिए 2 टिकटें देना। सर 2 घंटे के लिए कोई बसेस नहीं है, सारी बसेस फुल हो गई है। अच्छा, किसी भी बस में 2 सीट्स तो होंगी ना? देखिए ना प्लीज। नहीं साहब। देखिए जिस भी बस में अवेलेबल है प्लीज 2 टिकट्स दे दीजिए। देखता हूँ। रविंदर मुझे बहुत प्यास लग रही है, कहीं चल के जूस पिए। यहाँ कोई कैंटीन भी नजर नहीं आ रही। सर 2 टिकट्स। सर कैंटीन वहाँ पे है, वहाँ पे आपको जूस मिल जाएगा। ठीक है। हेलो, सीआईडी? बैठने की जगह भी नहीं। रविंदर मुझे बहुत डर लग रहा है, पकड़े तो नहीं जाएंगे ना हम? क्या टेंशन ले रही हो? कुछ ही घंटों में मुंबई से बाहर होंगे और कुछ ही दिनों के बाद हम इस मुल्क से भी बाहर। रविंदर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि
हर कोई हमें देख रहा है। अरे कोई भी नहीं देख रहा हमें, लेकिन अगर तुम इसी तरह घबराती रही ना तो किसी ना किसी को हम पर शक जरूर हो जाएगा। हम इतने सारे पैसों को क्या करेंगे? इस जिंदगी में तो खर्च नहीं कर पाओगे। पकड़ लो इन्हें। चलिए बहुत सारे पैसों की लालच में आकर मैंने ये प्लान बनाया और इस प्लान की कामयाबी के लिए मेरा मरना बहुत जरूरी था और इसीलिए हम लोगों को एक बलि के बकरे की जरूरत थी। मंगेश नाम का एक एक्टर मेरे बार में आया करता था। एक्टिंग का उसे झांसा देकर हमने शिल्पा के साथ उसकी कुछ फोटोग्राफ्स खींच ली। और शिल्पा फोटो खिंचवाने के लिए मान गई। शिल्पा को प्लान के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। उसका काम था पुलिस के सामने ये साबित करना कि मरने वाला मंगेश नहीं, उसका पति रविंद्र ही है। मगर उसे रोजी के बारे में पता चल गया और यह भी पता चल गया कि तुम दोनों उसे धोखा देने वाले हो, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। अब अच्छी लंबी सजा काटोगे तुम दोनों। ले जाओ इन्हें। चलो केस तो सॉल्व हो गया। अब तुम लंबी छुट्टी पे जा सकते हो। अब हाँ, अब कहाँ टाइम है सर? क्यों, क्या हो गया? ये लो। अरे डॉक्टर साहब टिकट? अरे सवाल मत पूछो, जल्दी से भागो, आधा घंटे में ट्रेन छूट जाएगी। लो। थैंक यू, थैंक यू। हाँ। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।